मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके जी, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज की जो हमारी मीटिंग है उसका मैं जरा एजेंडा क्या क्या हम पॉइंट्स टच करेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में हूँ। तो पहले तो हम आपको थोड़ा सा बिल्डर के बारे में जो उनके अपडेट्स हैं वो दे देंगे कि हमारी जो काफी दिनों से उसके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है, उसका क्या स्टेटस है। अल्फा स्क्वायर के मामले में क्या एस्केलेशन प्लान्स सोचे हैं जो हमने स्टडी किए हैं। जो आई वैली में वो एग्रीमेंट टू सब लीज रजिस्टर करा रहे हैं उसके क्या डिफेक्ट्स हैं। उसी एग्रीमेंट जो सब लीज की जिसकी रजिस्ट्री हो रही है उससे फिर उसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, उन पे भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। और उसके बाद फिर ये ओपन फोरम हो जाएगा सबके लिए सवाल पूछने के लिए, जिसका तरीका सिंपल सा, आप अपने हाथ को रेज कीजिए, रेज योर हैंड, अपने क्वेश्चंस जवाब सवाल छोटे रखिएगा 30 सेकंड या उसके आसपास। और जब आपने अपनी बात पूरी कह दी तो कुछ इशारा दे दीजिए से कि ओवर एंड आउट की मेरी बात खत्म होगी, जिससे पता लग जाए कि अब हम कैरी फॉरवर्ड करें। तो ये तो एजेंडा के बारे में थी। सो व्हाट इज इट, बिल्डर्स अपडेट, इसके बारे में बात करते हैं। बिल्डर के साथ हम 4 मीटिंग कर चुके हैं। 2 तो जूम मीटिंग्स हुई हैं और 2 हमारे यहाँ से जो टीम है वो गई है उनके ऑफिस। नतीजा आज ज्यादा निकला नहीं। हम बिल्डर के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, कॉर्डियल रिलेशंस चाहते हैं, हम चाहते हैं वो कंप्लीट करे। हमारा उससे कोई झगड़ा नहीं है, पर्सनल नहीं है, पर हमें अपना प्रोजेक्ट भी तो कंप्लीट चाहिए, पैसे भी चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी चाहिए। तो बिल्डर ने जो जो हमसे वायदे किए थे, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, उन्होंने पैसों को रिटर्न करने का प्रॉमिस किया था, और भी उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने जो है प्रॉमिस की थी कि ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा, वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा, वहां से लेटर आएगा, वो कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ। हमें भी कोई कम्युनिकेशन नहीं करी, और हमने उनको ईमेल्स भेजे हैं कई रिमाइंडर के, फोन कॉल्स किए हैं, ना तो वो जवाब देते हैं, उठाते ही नहीं है फोन, ना वो जवाब देते हैं, और लौट के रिटर्न कॉल भी नहीं करते हैं, ना वो ईमेल का भी जवाब देते हैं। तो हमें जो लगा कि अब उनका जो लगता है, इट सीम्स स्ट्रेटेजी इज टू कीप गेनिंग टाइम विद अस बाय गिविंग फॉल्स प्रोमिसेस। वो हमें बस बहला के फुसला के, उसकी यही स्ट्रेटेजी है कि किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम गेन करता रहे, शायद हम थक जाएं या हार जाएं या निराश हो जाएं। इस दरमियान में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज घटी कि कोई इन्वेस्टर उनसे मिलने गए वर्धमान के ऑफिस में, और उनको वहां ऑफिस में किसी स्टाफ ने ये बोला कि हमारे यहाँ से एक ऑथराइज टीम एजेंडा टास्क फोर्स की गई थी उनके पास, उनके ऑफिस में। ये 11 सितंबर की मीटिंग के बाद की बात है, और उन्होंने जाके वहां डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट किए, जो कि बात दुरुस्त नहीं है। इसका हमने खंडन किया, और उसी वक्त हमने उनको एक करारी ईमेल भी भेज दी कि प्लीज इस तरह की जो है बातें ना फैलाई जाएं। हमारे यहाँ से कोई टीम नहीं गई थी, हमें तो बल्कि इंतजार है आपकी तरफ से ईमेल के जरिए सारे डॉक्यूमेंट्स का आने का, जो अभी तक नहीं आई है। और आज की तारीख तक इस मीटिंग जो अभी जो हम मीटिंग कर रहे हैं इस वक्त तक नहीं आई है। उन्होंने एक अल्फा का कंप्लीशन शेड्यूल जरूर भेजा था, जो एक तरह से आई वॉश है। जब हमने हमारे जो ग्रुप में जो वेरियस कंस्ट्रक्शन से ताल्लुकात रखते हैं उसके बारे में अच्छा ज्ञान जानते हैं, उन्होंने स्टडी करी। इसमें साहिल जी बाद में बताएंगे कौन साहब थे, और उनका जो फीडबैक है कि भाई ये जो इन्होंने जो शेड्यूल दिया है, और अगर आप खुद भी देखेंगे उसको, पढ़ेंगे शेड्यूल को, तो आप समझ जाएंगे कि सारी डेट एक ही में लंप कर दी गई है, कोई प्रॉपर तरीका नहीं है देने का डेट का, कैसे होगा, क्या उसका रोड मैप हो, कुछ नहीं दिया। तो वो आई वॉश है, उसमें उसकी ज्यादा वजूद नहीं है, वेटेज भी नहीं है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो हमारी इन दिनों में हमें पता चली है कि लोगों के साथ जो उसने बिल्डर बायर एग्रीमेंट यानी कि बीबीए कर रखे हैं, उनमें उसने एक डेट ऑफ पोजीशन नहीं दी है, अलग अलग डेट्स दे रखी हैं। ये अपने आप में रेरा के एक्ट का वायलेशन है, यानी कि बिल्डर को खुद नहीं पता कि पोजीशन वो कब देगा, कब कंप्लीट करेगा। या तो वो है उसकी काम करने की शैली पे हम सवाल खड़े कर सकते हैं, या उसकी नीयत पे सवाल खड़े कर सकते हैं। ये तो मैं सब आपके ऊपर छोड़ूंगा, पर जैसे जैसे हम आगे इस प्रेजेंटेशन में बढ़ेंगे इसमें और थोड़ा खुलासा होता जाएगा। आप जिस
जिसकी बिना पर आप अपने डिसीजंस बना सकें, ले सकें। तो एजेंडा टास्क फोर्स ने इन सब बातों को स्टडी करते हुए, प्लीज अंडरस्टैंड कि हम 2 महीने से बिल्डर के साथ प्यार मोहब्बत से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन रहेगा, वो बात मान जाएगा, मगर उन्होंने हमारी बातें नहीं मानी है, हमें कम्युनिकेशन भी नहीं किया, हमें इतनी भी इज्जत नहीं दी कि हमको रिटर्न कॉल भी कर दें। तो और हमारे सामने कोई हल नजर ना आते हुए तो एजेंडा टास्क फोर्स ने स्टेप बाय स्टेप एस्केलेशन करने का फैसला किया है, जिसकी डिटेल आगे बताई जाएगी। और एटीएफ ने यह भी डिसीजन लिया है, ये निर्णय लिया है कि अब बिल्डर के साथ जो भी अगली जूम मीटिंग होगी तभी होगी जब वो पुराने वायदे जो उसने हमसे कर रखे हैं पिछली मीटिंग्स में वो उनको पूरा फुलफिल कर दे, वरना बेकार है उसके साथ जूम मीटिंग करना। वो हमें फिर से हिला लेगा, फुसला लेगा और कुछ नहीं निकलने वाला। हमें काम चाहिए, प्रोजेक्ट पे काम चाहिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए, जो वो हमें नहीं दे रहा है और ना ही वो सरकारी संस्था रेरा को दे रहा है, जहां पे उसका देना फर्ज है। अब अल्फा स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। अल्फा स्क्वायर में अब हम आई वैल्यू में तो एनसीएलटी में जा रहे हैं, पर अल्फा के लिए एनसीएलटी ऑप्शन नहीं रिकमेंड किया जा सकता। एजेंडा टास्क फोर्स ने ये कहा है कि ये अभी हम रिकमेंड नहीं कर सकते। उसके पीछे कारण है, क्या कारण है कि 80% ओनली 80% ऑफ सिविल स्ट्रक्चर इज कंप्लीट सिंस 12 इयर्स। पिछले 12 साल में सिर्फ उसने सिविल स्ट्रक्चर वो भी 80% के लगभग कंप्लीट किया और कुछ नहीं किया, जबकि हम पूरे पैसे दे चुके हैं उसको। 100% ऑफ फिनिशिंग पेंडिंग है, 1% काम नहीं हुआ है। फिनिशिंग में क्या क्या आएगा? फ्रंट एलिवेशन का फसाद आएगा, फ्लोरिंग आएगी, शटर्स आएंगे, टॉयलेट्स आएंगे, आर्बोरिकल्चर यानी कि हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है कि आसपास का जो लैंडस्केप है उसका डिजाइन है, वो सब कुछ आएगा, हरियाली की बात होगी। 100% सर्विसेज आर पेंडिंग, यानी कि 1% सर्विस पे भी काम नहीं है। सर्विसेज में क्या क्या चीजें आएंगी? लिफ्ट, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फायर फाइटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सर्वो ट्रांसफार्मर, ये सर्वो ट्रांसफार्मर से पहले लगता है, डीजी सेट्स, पैनल रूम, इलेक्ट्रिक पैनल रूम, ड्रेन्स, सीवर लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस, ये कुछ भी नहीं हुआ है। पैसे पूरे पहुंच चुके हैं उसके पास। फिर ना तो उसने ये भी कहा था कि पहले 5 फ्लोर का जी मैं पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लूंगा और उसको दे दूंगा पोजीशन वगैरह, वो भी उस पर भी कोई प्रोग्रेस नहीं है, जीरो प्रोग्रेस। फिर उसके पास लैंड ड्यूज है जो उसके ऊपर बकाया है सरकार के रिकॉर्ड में 23 जुलाई के लेटर के अनुसार, जिसका स्क्रीनशॉट है। ये प्रेजेंटेशन का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि आप इसको बाद में खुद भी स्टडी करें और अपने जिन सलाहकार, जानकार, हो सकता वकील, सबके साथ आप मशवरा कीजिएगा। ये लैंड ड्यूज जो है 95 करोड़ के 23 जुलाई को ड्यू दिखाए गए हैं, जिसका स्क्रीनशॉट लगाया गया है। इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं, हालांकि बिल्डर ये कहते हैं कि उसने ये डिस्प्यूट कर रखा है और वो हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है। ये पहली मीटिंग में उन्होंने वायदा किया था कि जी मैं हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, उन्होंने नहीं दिए। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, वो जो कह रहे हैं हमको बस उनके फेस वैल्यू पे लेना पड़ेगा। अब अल्फा स्क्वायर के लिए क्या किया जाए? उसके लिए रेरा हमारी समझ में रिकमेंडेशन में आता है। और रेरा क्यों है हेल्पफुल? इसके कारण ये है कि रेरा हमारी मदद कर सकता है हमारे को अश्योर्ड रिटर्न दिलाने में। रेरा हमारी मदद कर सकता है हमें पेनल्टीज दिलाने में, जो डिलेड पोजीशन पे पेनल्टीज होंगी। रेरा हमें मदद कर सकता है हमारी प्रॉपर्टी का पोजीशन दिलाने में। इस सब को हासिल करने के लिए और अच्छा तरीका, इसका एक अच्छा तरीका जो हम समझते हैं कि हम मास फाइलिंग करें रेरा में, जितने लोग अफेक्टेड है सब एक साथ एक ही दिन अपनी एप्लीकेशन, अपनी कंप्लेंट रेरा में सबमिट कर दें, जिससे कि दोनों बिल्डर पर और रेरा के अथॉरिटीज पर प्रेशर पड़ेगा। जब एक लार्ज नंबर ऑफ हमारी तरफ से जो है एप्लीकेशंस जाएंगी, सबमिशंस जाएंगी, तो हमें एक बड़ा नंबर, एक लार्ज नंबर ऑफ आरसीबी मिलेगा, जो हमें आगे बहुत कामयाब, हमारे को आगे बहुत हेल्प कर सकता है। अगर हम हाई कोर्ट में अप्रोच करते हैं, अगर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं बिल्डर के खिलाफ, और जो सरकारी ऑफिशियल हैं जो इसके साथ हाथ
तालमेल बिठाए बैठे हैं और ये डीएम के ऊपर भी बहुत प्रेशर बनाएगा। रेरा में जाने से एक और फायदा होगा कि उसका जो सेक्शन 8 है, रेरा एक्ट का जो सेक्शन 8 है, वो इन्वोक, उसको भी एक्टिवेट किया जा सकता है। वो एक्ट, उसका जो हवाला है उस एक्ट में क्या, उस सेक्शन 8 की जो जुज है, उसका जो एसेंस है, वो यहाँ पे हरे में प्रेजेंटेशन में आप पढ़ पा रहे होंगे, पर मैं उसका जुज बता देता हूँ कि बेसिकली सेक्शन 8 ये कहता है या कि कंप्लेंट पे सारी गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो एक्टिव हो जाएं प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने में, यानी कि हमें गवर्नमेंट एजेंसीज का सारों का साथ मिल जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी, बड़ा हेल्पफुल होगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है जो हम यूज कर सकते हैं। अब इसके आगे प्रोग्रेस, इसमें हम आगे कैसे चलें, इसमें चलने का तरीका यही है कि अगर आप में से किसी ने अल्फा स्क्वायर के रेरा में अपना केस दाखिल किया हुआ है तो प्लीज यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, ये पॉइंट जी में, तो इस पर क्लिक करके आप अपना रेरा केस के आप हमसे अपने रेरा केस की डिटेल शेयर कर लें। अगर आप कर चुके हैं तो रहने दीजिएगा, पर अगर आपने नहीं किया है और आपका रेरा में केस है तो आप इस लिंक से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर लें। और अगर आपका रेरा में केस नहीं है और अगर आप रेरा में केस करने को राजी हैं तो हमारा एक रेरा फाइलिंग अल्फा ग्रुप है, उसमें आप प्लीज ज्वाइन कर लें। उसकी डिटेल आपको हमसे हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप पे आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिफेक्ट्स इन दी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सब लीज विथ पोजेशन। इस पे जरा बड़ा गौर फरमाने का है कि ये बिल्डर ने आखिर ये क्या किया है। हमारी सबकी, मैं समझता हूँ इन्वेस्टर्स की, हम सबकी एक बड़ी जरूरत है, मतलब जरूरत होती है कि भाई हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, हमारी प्रॉपर्टी महफूज रहे और हमें कोई पक्का कागज हो हमारी प्रॉपर्टी के बारे में। तो बिल्डर ने इस सब हमारे इस ख्वाहिशों का उसने फायदा उठाया हमारी नजर में। उसने हमसे स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस लेके रजिस्ट्री कर दी है एग्रीमेंट टू सब लीज विथ पोजेशन, और साथ में उसने पिछली 2 जूम मीटिंग्स में यह भी कहा था, जब इससे सवाल डायरेक्ट पूछा गया था कि जी आपकी एग्रीमेंट टू सब लीज में थोड़े से खोट नजर आ रहे हैं, तो उसने ये कहा था कि जी मेरा एग्रीमेंट जो मैं कर रहा हूं वो रेरा एक्ट के मॉडल एग्रीमेंट के तहत है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, मेरे भी एग्रीमेंट में कोई चेंज नहीं है। ये रिकॉर्डेड है, हम देख सकते हैं, जिनको शक हो या कोई देखना चाहे तो मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, उनके लिंक्स मिल जाएंगे आपको। अब उसका इस क्लेम को हम एग्जामिन करते हैं कि उसने ये क्या कहा। पहला पॉइंट, जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, जो ये नीले रंग में हमने हाईलाइट किया हुआ है नीचे, उसमें सुपर एरिया था इंक्लूडेड, जो एग्रीमेंट टू सब लीज में से हटा दिया है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में सुपर एरिया ठीक ठाक था, उसमें काफी कुछ चीजें लिखी गई थी, कंप्लीट नहीं था। रेरा वाला जो हरा में नीचे है उसके अंदर तो बहुत तफसील से डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि सुपर एरिया क्या होता है। सुपर एरिया के अंदर या टोटल प्राइस के अंदर सुपर एरिया मीन्स एंड इंक्लूड कवर्ड एरिया ऑफ यूनिट, कॉमन एरियाज, कॉरिडोर्स, बैल्कनीज, पैसेजेस वगैरह वगैरह, ये हम सब ये वगैरह वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। रेरा में तो इसको और तफसील से खुलासा कर दिया कि जी आप इसकी सारी डिटेल्स दीजिए। इसका हमने यहाँ पे ये क्लॉज है, रेलिवेंट क्लॉज, उसकी हमने डिटेल दे दी है। रेरा में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्लॉज है, जब हमने कंपेयर करना शुरू किया एग्रीमेंट, तो हमने तीनों एग्रीमेंट्स कंपेयर करे हैं। एग्रीमेंट टू सब लीज विथ पोजेशन जिसकी रजिस्ट्री करा रहे हैं, उसका ओरिजिनल बिल्डर बायर एग्रीमेंट, और जो रेरा एक्ट, ये तीनों क्या कहते हैं तो वो हम बता रहे हैं आपको। रेरा में कारपेट एरिया पे बहुत जोर है कि आपको कारपेट एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। हमारे बिल्डर ने तो अब सुपर एरिया भी उड़ा दिया है जो रजिस्ट्री एग्रीमेंट में, और अगर बिल्डर बायर एग्रीमेंट को देखा जाए उसमें सुपर एरिया का जिक्र है। अब उसमें कारपेट एरिया उसने कहीं नहीं मेंशन किया। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिरकार क्यों नहीं किया। अब लोडिंग, इसको लोडिंग कह रहा है कि जी 50% लोडिंग हो गई, यानी कि दुकानों में भी अगर आपने 800 स्क्वायर फुट जगह ली है तो 400 स्क्वायर फुट कॉमन एरिया में चला जाएगा। ऑफिस स्पेस लिया है तो भी आपका 50% कॉमन एरिया में चला जाएगा।
हम हमारा कयास ये है, हम हमारी हमारी सोच ये है कि बेसिकली उसने अपनी इन्वेंट्री बढ़ा दी, जिससे कि वो जो डबल सेल्स और ट्रिपल सेल्स कर रहा है उसको वो जगह मिल जाएगी, पर वो हमारे खर्चे से हमारे हमारे इन्वेस्टमेंट से निकाल रहा है। कहीं भी 50% ऑफिस स्पेस के अंदर लोडिंग नहीं होती है, ऐसे कहीं नहीं होती है, उसका कैलकुलेशन होती है, बट वी डोंट हैव दोस फिगर्स विद अस। उसने कोई कारपेट एरिया का कहीं से करने क्या। नेक्स्ट मूव करते हैं। डेवलपर की क्या ड्यूटीज हैं, वो क्लॉज था बीबीए में, बिल्डर बाय एग्रीमेंट में वो क्लॉज है, मगर एग्रीमेंट टू सब लीज जो रजिस्टर करा रहे हैं उसमें से वो हटा दिया। उन ड्यूटीज में क्या था, उन ड्यूटीज में क्या था कि द डेवलपर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिट, कि उसकी जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन करने की, सड़क बिछाने की, पानी की लाइन बिछाने की, सीवर लाइन बिछाने की, वो उसने हटा दी है। क्यों हटा दी वो आगे पता लगेगा। अब रेरा क्या कहता है इस बारे में, रेरा कहता है कि जी उसको पूरे जो है प्रोजेक्ट को जिस हिसाब से उसको सैंक्शन मिली है डेवलप करना पड़ेगा, सब कुछ उसकी जिम्मेदारी है। ये बड़ा लंबा सा क्लॉज है, आप पढ़ सकते हैं, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि फ्लोर प्लान उसमें से कोई वायलेशन नहीं होगी, कोई वेरिएशन नहीं होगी, छोटी मोटी चल सकती, पर अगर वेरिएशन होगी तो पूरी इन्वेस्टर बॉडी के साथ मिलजुल के उनसे बातचीत करके उसको करनी पड़ेगी। ये उसने एग्रीमेंट टू सब लीज में से हटा दिया गया है। रेरा में एक और बात कहते हैं कि टाइम इज एसेंस, कि ये इंपॉर्टेंट है कि जी बिल्डर टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दे और कॉमन एरियाज को उनकी एसोसिएशन को हैंड ओवर कर दे, सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी दे दे। ये पॉइंट एक्चुअली सब जगह इंट्रोड्यूस होना चाहिए, पर इसने वो कह रहे थे ना कि रेरा के साथ मेरा जो है रेरा एक्ट के साथ सब कुछ तालमेल रखता है, ये सारी बातें मिसिंग है उनके जो एग्रीमेंट टू सब लीज जो रजिस्टर हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, सबसे ज्यादा जो डैमेजिंग क्लॉज है सब लीज का, एक तो उनका जो एग्रीमेंट का जो 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 डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री है, उसका टाइटल ही है एग्रीमेंट टू सब लीज विथ पोजेशन, और उसमें क्लॉज जी है जो उसमें सब क्लॉज 6 उसका जिक्र कर दिया है कि जहां कहां पर आपको अपने एग्रीमेंट मिलेगा। दैट द लेसी हैज हैंडेड ओवर द वेकेंट फिजिकल पीसफुल पोजेशन ऑफ द सेट डिमाइस प्रीमाइसेस टू द सब लेसी ऑन द स्पॉट। आपको पोजेशन दे दिया है, पीसफुल पोजेशन, जबकि दिया नहीं है। क्यों लिखा है उसने, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है, नहीं तो ये एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं होगा। वो क्यों कर रहा है उसके ऊपर भी हम आएंगे। बीबीए में बिल्डर बायर एग्रीमेंट में बड़ी सारी कंडीशंस थी, ये कब होगा, कि ये कंप्लीट हो जाएगा, ओसी मिल जाएगा, डिमांड उसके हिसाब से फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा, अथॉरिटी से वो अप्रूवल ले लेगा, उसके बाद ये सब कुछ होगा। यहाँ तो अभी कुछ नहीं किया, आपके पोजीशन थमा दिया गया है। इसके क्या नुकसान होंगे हम बात करते हैं आगे। और रेरा तो ये कहता है, उसने तो बहुत और ज्यादा डिटेल से कह रखा है कि प्रोसीजर फॉर टेकिंग पोजीशन, कि उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होगा फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसके बाद ही वो दे सकता है। मगर उसने तो हमें पहले दे दिया है ही नहीं कुछ उसके पास, ना तो ओसी है ना सीसी है। ये कैसी एग्रीमेंट है, ये आराम से पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी डिटेल्स है। इसमें अगर जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आती है उसके ऊपर, जो उनसे उसने अपने आप को मुक्त कर लिया है। अब इसमें एक और क्लॉज है, उसने क्या किया है इस एग्रीमेंट के तहत, जिनकी रजिस्ट्री हो गई है, उसने अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा लिया और हमारे सर पे उन जिम्मेदारियों को मढ़ दिया है। कि कौन कौन सी, कि जो भी दैट डील सब लेसी, यानी कि हम shall be liable to proportionately pay all charges, demands, levies वगैरह वगैरह। क्या अब जो भी गवर्नमेंट के चार्ज होंगे वो हम पे करेंगे, वो नहीं करेगा। कोई भी टैक्सेस, चार्जेस, फीस वगैरह आएंगी वो हम पे करेंगे, वो नहीं पे करेगा। भाई क्यों, ना तो प्रोजेक्ट तैयार है, ना ओसी है, ना सीसी, और ये सब कुछ इमीडिएट इफेक्ट है। इसके बारे में जो रेरा का जो व्यू वो भी बताते हैं आपको। रेरा क्या कहता है, रेरा का ये 2 क्लॉज जो कंसर्न क्लॉज है, मैंने यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट दे दिए हैं, और इसमें एक जो इंटरेस्टिंग बात है, एक तो रेरा ये कहता है कि प्रोवाइडेड, जो पीले में हाईलाइट किया हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन द टैक्सेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द शेड्यूल्ड डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट,
as per registration with the authority, which shall include the extension of registration, if any, granted to the said project by authority as per act, the same shall not be charged from the allotee. कि भाई जो भी उसने डेट ऑफ कंप्लीशन दी हुई है, उसका जो शेड्यूल था, अगर वो कंप्लीशन उस टाइम तक नहीं होता और उसके बाद डेट आ जाती है, तो अलॉटी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है इन सब चार्जेस को देने के लिए। ये रेरा का एक्ट कह रहा है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मगर उसने रजिस्ट्री कर रहे हैं एग्रीमेंट टू सब लीज के अंदर, उसके अंदर वो जिम्मेदारियां हम पे डाल दी हैं। इसी में जो क्लॉज 1.10 रेरा का जो नीचे वाला है, if the promoter यानी कि builder agrees to pay all outgoings before transferring the physical possession of the apartment to the allottees, यानी कि physical possession देने से पहले उसने सारे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, ड्यूज में सब कुछ आता है, उसने सब कुछ कर दिया है, सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए हैं, उसने प्रॉपर्टी को तैयार कर दिया है, मगर वो भी कुछ नहीं किया। इसमें ये क्लॉज उसने ऐड किया हुआ है एग्रीमेंट टू सब लीज विद पोजेशन में, जिसकी रजिस्ट्री करा रहे हैं, कि दैट द सब लेसी शैल अबाइड बाय ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। हम वो नहीं, हमको करना पड़ेगा। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी टर्म्स एंड कंडीशंस, द लेसी शैल हैव द राइट टू इम्पोज सच पेनल्टी। लेसी कौन है? बिल्डर। यानी कि हमने तो पोजेशन ले लिया उस एग्रीमेंट के तहत, और कोई अगर नए रूल्स या जो भी करंट रूल्स हैं, फ्लोरिंग ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, अगर वो है तो उसके ऊपर वो बिल्डर खुद ही स्वयं हम पे पेनल्टी लगा सकता है, जो कि सही मानी जाएगी। दिस इज इवन बिफोर द ओसी एंड सीसी इज रिसीव। और ऐसा क्लॉज तो कहीं भी नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। रेरा में जो कह रहे थे रेरा के साथ तालमेल रखता है, ये है। हाँ, इसको मैं बताता हूँ। फिर एक और क्लॉज है, द सब लेसी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि हम है रिस्पॉन्सिबल बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए, उस जो रजिस्ट्री करा रहे हैं उस एग्रीमेंट के तहत, टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द लेसी, यानी कि बिल्डर को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हम मेंटेन कर रहे हैं ठीक से बिल्डिंग को। और ये भी सब इमीडिएट इफेक्ट है, ओसी और सीसी। आप पढ़ लीजिएगा क्लॉज को आराम से बैठ के। रेरा क्या कहता है इसमें? रेरा कहता है कि ये जो क्लॉज है, रेरा का ये कहना है कि पोजेशन हैंड होने के बाद भी 5 साल तक बिल्डर जिम्मेदार है, कोई अगर कमी निकलती कंस्ट्रक्शन में, ये ऑब्लिगेशन है प्रमोटर का। तो इस बात को तो उसने इंक्लूड ही नहीं करी है, उल्टा हम पर मर दी गई है। ये बड़ी डिस्टर्बिंग बात लगी। अगला क्लॉज उसने इंक्लूड किया है, ये देखिए कि the sublessee shall not be entitled to sell, transfer, assign or otherwise part with possession of the whole or any part of the demised premises without clearing the dues of the lessee and without execution registration of the tripartite sublease deed। वो खुद यहाँ पे कह रहा है कि उसने आपके हाथ बांध दिए, ना तो आप इसको बेच सकते हैं, ना किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ना किसी को असाइन कर सकते हैं, ना इसका पोजीशन नहीं दे सकते, यानी कि आप किराए पे भी नहीं दे सकते, क्योंकि किराए पे देने का मतलब है आपने पोजीशन छोड़ा, और ये मना कर दिया यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, आप पोजीशन भी नहीं छोड़ सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप खुद यूज कर सकते हैं या कोई फ्रेंचाइज कर सकते हैं, और ये तब तक नहीं कर सकते जब तक आप ड्यूज ना क्लियर कर ले, और जब तक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट नहीं साइन हो जाती। ट्राईपार्टाइट तो तभी होगी ना जब ओसीसीसी मिलेगा। तो अब उस सिचुएशन के बारे में सोचिए कि बिल्डर ओसीसीसी नहीं लेकर आता और हमने ये एग्रीमेंट टू सब लीज रजिस्टर कर लिया है। अब अगर हमारे पास कोई खरीदार भी आ जाता है कि जी चलो जी मैं 100 रुपए का माल आपसे 80 रुपए में उठाने को तैयार हूं, हम नहीं कर सकते जिन्होंने ये एग्रीमेंट टू सब लीज साइन कर लिया। जबकि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में हमको ये इजाजत थी कि हम उसके बिल्डर के ट्रांसफर चार्जेस दे दें और ट्रांसफर करा लें, जो इसने हमारे से छीन लिए इस एग्रीमेंट के तहत जो रजिस्ट्री करा रहे हैं। रेरा क्या कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रमोटर जो है ना तो वो क्रिएट करेगा कोई चार्ज को, ना मॉर्गेज करेगा हमारी प्रॉपर्टियों को। जो 11 सितंबर की जूम मीटिंग हुई थी उसमें महेश गर्ग जी ने एक पॉइंट उठाया था कि उनकी डबल सेल्स का पॉइंट, उनका जी आपने ये कैसे कर दिया, सेम प्रॉपर्टी का आपने एग्रीमेंट कर लिया।
उस पे बिल्डर बोले नहीं जी जी मैंने वो नहीं किया, मैं तो मॉर्टगेज कर सकता हूँ प्रॉपर्टी को, तो मैंने मॉर्टगेज का, अब मेरा हक है मॉर्टगेज करने का, उन्होंने ये कहा था। वो हक नहीं है उसके पास अवेलेबल, ही कैन नॉट डू इट, फिर भी वो कर रहे हैं। उसके बाद रेरा ये कहता है, अच्छा ये भी सब क्लॉजेज ग्रीन वाले जितने भी है ना, इसमें क्लॉजेज उसने इंक्लूड नहीं करे हुए हैं। अब उसके बाद ये कहता, रेरा क्या कहता है, रेरा ये कहता है कि प्रमोटर को तभी एग्रीमेंट साइन करना चाहिए जब वो बड़ा क्लियर है कि who has not committed or omitted to perform any act or thing whereby the right, title and interest of the allottee created herein may prejudicially be affected। यानी कि बिल्डर को कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं साइन करना चाहिए जिसमें अलॉटी या बायर का कोई भी राइट जो इसके तहत क्रिएट हुआ है उस पर कोई डाका डाला जाए, उस पर कोई शिकन आए, कोई डाउट आए। अगर बिल्डर तो हमारी नजर में तो उसने देख लीजिए कैसी एग्रीमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। इसमें फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और क्लॉज है कि दैट इज सब लेसी और द सक्सेसर इन द इंटरेस्ट ऑफ द सब लेसी शैल अबाइड बाय फेथफुली एंड कैरी आउट द टर्म्स कंडीशंस stipulations in this agreement and also the lease deed dated 31/12/2008। 31/12/2008 की लीज डीड वो कौन सी है, वो ज्येष्ठा प्रोजेक्ट्स जिसके साथ ही एग्रीमेंट टू सब लीज रजिस्टर हो रहा है, क्योंकि ज्येष्ठा को लीज मिली थी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से 31/12/2008 को। उस लीज में जो शर्तें हैं जिसको ज्येष्ठा को फुलफिल करना है, वो अब इस एग्रीमेंट को रजिस्टर कराने के बाद वो हम पे जिम्मेदारी है कि हमें भी वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। अरे भाई ओसी भी नहीं हुआ, सीसी भी नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया और हम पे आप ये सब जिम्मेदारियां डाले जा रहे हैं। ये जिम्मेदारियां हमारे पर तभी आती हैं जब हमारी ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, ट्राईपार्टाइट मतलब बिल्डर, हमारी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इन तीन पार्टियों के बीच की एग्रीमेंट रजिस्टर होती है। उसके बाद ये शर्तें शुरू होती हैं, पर वो तो नौबत आई नहीं है। अब हम क्या निकालें, हमने इस पर बड़ा डिस्कशन किया, वकीलों के साथ भी बात की, आपस में बड़ी चर्चा करी, तो क्या निष्कर्ष निकाले हमने, क्या तो हमने, हमारा अंदाजा ये है कि ये बिल्डर जो है ये बड़े लंबे अरसे से ये मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। अब तक जुलाई 2019 से आज तक 450 से ज्यादा वो एग्रीमेंट्स रजिस्टर करा चुके हैं। ये तब है जब बिल्डर खुद कहते हैं कि हमें यह कराने की जरूरत नहीं है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट सफिशिएंट है। अगर आप ये कह रहे हैं तो जो आपके पास कागज मांगने आ रहे हैं तो उनका आप मना कर दीजिए ना, कहीं तो बीबी है ठीक है, एक लेटर दे दीजिए ना। आप उनसे पैसे क्यों ले रहे हैं, स्टैंप ड्यूटी क्यों ले रहे हैं, एक गंदा सा डॉक्यूमेंट क्यों साइन करा रहे हैं, क्यों? पहले तो वो उकसाता है, वो ये बात नहीं कहता है, वो ये कहता है कि जी आपकी मैं रजिस्ट्री करा दूंगा, तो वो आप हमें बेवकूफ बनाता है कि मैं आपकी रजिस्ट्री करा दूंगा ट्राईपार्टाइट। वो ट्रिगर वर्ड है, हम खुश हो जाते हैं, अजी हमारे पक्के कागज हो रहे हैं, और उसकी जगह पे ये डैमेजिंग डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है। एक दो मिसालें हमारे सामने आई हैं कि लोगों से ये कहा गया, पैसे लिए गए, उनको बुला लिया गया रजिस्ट्रार के ऑफिस में और ये एग्रीमेंट पेश कर दिया गया, ना कि ट्राईपार्टाइट। जो बंदा वहां पहुंच गया, उसका स्टैंप ड्यूटी खर्च हो गई, उसने मजबूरन उस एग्रीमेंट को साइन किया, बट ही वाज नॉट हैप्पी। कोई भी एग्रीमेंट जिसमें जीनाइडा यानी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी लेसर नहीं है, वो हमारे मतलब का नहीं है। हमारे लिए बीबीए काफी है या ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट काफी है, ये बिल्डर खुद भी कहते हैं। फिर बिल्डर हमारी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर रहा है, चार्ज क्रिएट कर रहा है, और उनको अपने जो डबल सेल्स में जब हम उसको घेरते हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए ही इज यूजिंग दिस एक्सक्यूज। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको वो जो डबल सेल्स, ट्रिपल सेल्स का जो रास्ता है उसको एडिशनल पैसे आ रहे हैं। वो इन्वेंट्री कहां से आ रही है? क्योंकि उसने सुपर एरिया का जो क्लॉज है हटा दिया है, कारपेट एरिया का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो मुझे अगर आज 1000 स्क्वायर फुट दी है तो मुझे बोलेंगे जी आपको 500 स्क्वायर फुट मिलेगी, बट एक्चुअल में मेरे हिस्से में 700 स्क्वायर फुट आनी चाहिए। 30% से ज्यादा लोडिंग नहीं होनी चाहिए, 30-35% से ज्यादा। ऐसा कई बिल्डिंगों में हमने देखा है, जो अच्छी मॉडर्न बिल्डिंग है वहां इतनी लोडिंग है, तो 30-35% से ज्यादा लोडिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये 15% जो ले रहा है, हमसे छीन रहा है, ये 15% उसके डबल सेल्स में जा रही है, वो अपनी इन्वेंट्री को बढ़ा रहा है। ये उसका बिजनेस मॉडल हो गया है।
फिर वो जो स्टैंप ड्यूटी ले रहा है, अगर स्टैंप ड्यूटी लग रही है 1 लाख रुपए, तो हमसे 2.25 लाख रुपए ले रहा है कई चीजों के नाम पे, वो भी उसका मुनाफा है। डीड राइटर के चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी के चार्जेस वगैरह वगैरह। उसने इस कागज के तहत जो रजिस्ट्री हो रही है, एग्रीमेंट टू सब लीज विथ पोजेशन, उसने हमारे राइट्स के ऊपर उनको कट कर दिया है। उसने हमें कागजी पोजेशन दिखा के, जो वो यूज कर रहा है बखूबी कोर्ट्स के अंदर, ये कहते हुए जो भी उसके खिलाफ जा रहे हैं, सर इनके पास तो पोजेशन है, हम दे चुके हैं ऑल डॉक्यूमेंट। तो सरकार में या जुडिशियल बॉडीज में कागज ही तो आगे जाता है, और उस कागज पे तो लिखा हुआ है कि पोजीशन ले लिया और हमने दस्तखत कर रखे हैं, हम इग्नोरेंस भी नहीं दिखा सकते हैं। तो ये मुश्किल में पड़ जाती है, यहाँ पे सारा मसला मुश्किल में पड़ जाता है। उसने इस एग्रीमेंट के तहत अपनी सारी जिम्मेदारियां, लायबिलिटीज, ड्यूटीज हम पर ट्रांसफर कर दी हैं। सोच देखिए, उसकी नीयत देखिए, ये इंपॉर्टेंट है समझना, खास कर क्योंकि हम कई बार सोचते हैं, हमने भी उसको 2 महीने दिए हैं कि बड़ी इसके साथ तमीज से बात कर लें, उसने वो तमीज रेसिप्रोकेट नहीं करी है, उसने हमारे साथ कोई फीडबैक ढंग के नहीं दिए हैं। हमने तो अच्छी तरह से सोचा था कि बिल्डर की नीयत अच्छी है जी, नहीं अच्छा है, बंदा फंस गया है, कोविड का दौर है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है, छोटा मोटा चलता है। बट अब ये जब हम ये देख रहे हैं इसके अंदर, इसकी तो बड़ी दूर की सोच चल रही है कि इस तरह से खेल खेलेंगे, और नहीं खेलेंगे। हम मानने को राजी, हम सॉरी बोल देंगे बड़ी जल्दी से अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देता है, सब कुछ बढ़िया से कर देता है, पर वो भी नहीं हो रहा है। तो फिर तो ये सब सवाल खड़े होते हैं और ये सारे डाउट्स बड़े वैलिड हो जाते हैं। जिन बायर्स को रियलाइज हो गया कि ये फ्रॉड हो रहा है और उनकी एग्रीमेंट टू सब लीज रजिस्टर नहीं हुई है, मगर वो पैसे दे चुके हैं बिल्डर को, उन्होंने रिफंड मांग लिया, उनमें से 2 का केस हमको मालूम है, एक विनीता जी का और एक आर के श्रीवास्तव जी का। विनीता जी ने 2 लाख रुपए दिए थे, कई बार उनके पीछे पड़ी, इतनी मेल्स मैसेजेस जिनका वो जवाब नहीं देते थे, और दोनों जूम मीटिंग में हरिंदर जी ने खुद विनीता जी से कहा था उनका केस उल्टा देंगे, और लास्ट वाली मीटिंग में तो कहा था जी हम आपको रिफंड कर देंगे, बैंक ट्रांसफर कर देंगे। वो हुआ नहीं, इमीडिएटली पीछे पड़े रहे, तो एक 50,000 रुपए का ट्रांसफर, मुझे कल तक की बात मालूम है, आज का पता नहीं, अभी तक भी मैं समझ शायद वही होगी बात, कर दिया रो पीट के। श्रीवास्तव जी को भी प्रॉमिस किया था कि जो उन्होंने जब उनको बताया कि जी 55,000 रुपए आपने मुझसे, जो मैंने पहले बताया कि वो एक्स्ट्रा स्टैंप ड्यूटी चार्ज लेते हैं डीड राइटर के नाम से पैसे, तो उन्होंने श्रीवास्तव जी ने पॉइंट आउट किया कि 55,000 रुपए आप मुझसे ज्यादा ले चुके हैं। उसका भी वायदा किया हरिंदर जी ने कि मैं आपको दे दूंगा, तब से वो ब्लैक होल हो गया, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई पैसा नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। आज ही श्रीवास्तव जी ने उनको एक और ईमेल भेजी रिमाइंडर की कि भाई मुझे पैसे तो दीजिए मेरे। इससे ये लगता है कि बिल्डर की कोई नीयत लग नहीं रही है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। वो हमें थकाना चाहता है कि हम थक हार के औने पौने में उसको पैसे दे दें, शुक्र मनाए कि चलो जान छुटकारा मिला, तब तक ये प्रॉपर्टी हमारी डबल ट्रिपल वैल्यू में बढ़ती चली जाएगी। सो वो ये खेल भी खेल सकता है, और लग रहा है ऐसा कि खेल खेल रहा होगा। ये आप अपना डिसीजन बनाइएगा, हम तो आपके सामने बस ये बातें रख रहे हैं। अब रेमेडीज क्या हैं हमारे सामने, उनके लिए जिन्होंने एग्रीमेंट टू सब लीज रजिस्टर कर लिया विद पोजेशन। तो पहले तो ये जान लें जी रेरा क्या कहता है, क्योंकि रेरा जो है वो ड्राइविंग डॉक्यूमेंट है। रेरा ये कहता है, इस पर हरे में लिखा है, मोटी बात ये कहता है कि जी कोई भी एग्रीमेंट जो इस एग्रीमेंट के वायलेशन में उसके क्लॉज होंगे वो मान्य नहीं है। यानी कि बेसिकली एग्रीमेंट टू सब लीज जो है ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं, टिकेगी नहीं, मगर क्या कहते हैं, प्रॉब्लम तो हो गई ना, ऐसे तो हटेगी नहीं ना एग्रीमेंट टू सब लीज, उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, एफआईआर फाइल करनी पड़ेगी, झंझटें हो गई ना, झंझटी काम हो गया। मगर कानूनी तौर पे वी आर ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग, रेरा हमें सपोर्ट करता है, ये नहीं माना जाएगा। जबकि और खासकर जबकि इसने ना तो ओसी दिया है ना सीसी दिया है, कुछ भी नहीं किया है, ये फ्रॉडलेंट में आएगा, ये फ्रॉड होगा, स्ट्रॉन्ग वर्ड है बट है सच। जबकि उसको मालूम है कि बीबीए है, ये एग्रीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, एक एडिशनल लेटर दे दे जी मैं कंफर्म करता हूँ आपकी प्रॉपर्टी है, कोई डबल सेल नहीं देने में उसको क्या दिक्कत है। नहीं, आपसे वो 4, 5, 2, 2.5 लाख रुपए निकलवाना चाहता है, 1.5, 2 लाख जो भी है, 450 में सोचिए हर एक पे वो 50, 60, 70 हजार रुपए कमा रहा हो, तो आप सोच लीजिए अमाउंट, खुद सोच लीजिए कितना हो जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है।
जो कैलकुलेशन की बात है। इसमें अब हमारे अगले स्टेप्स क्या हो सकते हैं कि खूब सारी आरटीआईज हर आदमी को जो अफेक्टेड है उसे फाइल करनी चाहिए। वो क्या लैंग्वेज होगी वो भी बता सकते हैं। कहाँ कहाँ पे फाइल होनी चाहिए? रेरा में, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में, और जो रजिस्ट्रार है इस पे अब हमारा थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हम टाइम, आफ्टर ऑल हम सब लोग वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं, जितना टाइम निकल पाता है हम कोशिश कर लेते हैं। पर जो रजिस्ट्रार का है वहां भी हम आरटीआई लगाएंगे कि भाई आप ये ऐसा और डॉक्यूमेंट कैसे रजिस्टर कर रहे हैं जो वायलेट करता है इतने सारे एक्ट्स को। और फिर जो अब जब इनके जवाब आ जाएंगे हमारे पास इन आरटीआई के, उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन होगा, क्योंकि वो आरटीआई के जवाब लेके फिर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे। इस दरमियान में अगर बिल्डर के पास मैसेज पहुंच जाता है, वो सुधर जाता है, प्रोजेक्ट डिलीवर करने लग जाता है, कुछ हमको चाल नजर आती है प्रोजेक्ट में, वो वायदों पे खरा उतरने लगता है, तो हम ये नहीं सब कुछ करेंगे, मगर वो दिखाए तो सही। और अभी तक जैसे मैंने बताया, जो इसने ये एग्रीमेंट कर रखी है, इसकी दूर की कौड़ी की सोच कि मैं ऐसे करूंगा, एक खेल खेला है उसने, नीयत साफ नजर नहीं आ रही है इसके अंदर। Why has he done this? If he is of a clear intent, he shouldn't have done it. मैं इस प्रेजेंटेशन में ये कुछ इसेंशियल ईमेल्स हैं, नंबर्स हैं, जो हमने आपकी सहूलियत के लिए इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो आप लोगों का अब ये सोचना है, इसके बाद अब ये फोरम खोल देते हैं 1 मिनट बाद, कि ये फैसला दो खेमे है, दो कैंप है, आपको फैसला लेना है। एक तो वो है कैंप जो जान गया, उसने बिल्डर की शरारत समझ ली है, वो ये कह रहे हैं कि जी हम एक्शन लेंगे। एक वो है जो अभी भी सोच रहे हैं कि बिल्डर जो है अच्छी बातें कर रहा है, मीठी बातें कर रहा है, शायद वो कुछ हमको कर दिखाएगा। वो सोच लें इस एविडेंस के बाद कि उनकी बात में वो उस बात पे अपनी बात को होल्ड करना चाहेंगे या एक्शन में शामिल होना चाहेंगे। एक्शन में अगर शामिल होना है तो सारे आप हमारे फोरम में सबके नंबर्स मौजूद हैं, आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। साहिल जी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। साहिल जी, ओवर टू यू। थैंक यू।